प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संदर्भ में हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास आ रही थी। ऐसे में क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो आज टेस्ट सीरीज 2 का पार्ट है। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की? ऑप्शन ए सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली। पहले विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी और इसमें महात्मा गांधी जी की जो ऐतिहासिक जर्नी है उसको भी काफी महत्व प्रदान किया। तो इस प्रश्न को बड़ा कॉमनली प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में दिखेंगे। एक एक करके चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको बेहतर तरीके से दिमाग में रखना है। पहले विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कोयला, ज्वार भाटा। चीजें आप तक पहुंच रही होंगी, आपको दिख रही होंगी साफ। अब देखिए इसमें से क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो देखिए सौर ऊर्जा तो पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है, वायु ऊर्जा पवन ऊर्जा के रूप में है। कोयला ऊर्जा आप देखते हो कि हमें भूमि से जो कोयला निकल रहा है उसके दहन से, उसका प्रयोग करने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ज्वार भाटा भी प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। जो ये ऊर्जा है ये ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, इसका दहन होता है और जिसमें कार्बन के तत्व पर्याप्त मात्रा में निकलते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफी हानिकारक है, प्रदूषण के लिए। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। तो इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है या इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो जरूर तैयार कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी एन.के. सिंह, ऑप्शन डी राजीव कुमार। देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि मानवाधिकार का हनन सबसे ज्यादा पुलिस और सेना के द्वारा होता है, ऐसा माना जाता रहा है। तो ऐसे में इस आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा जी। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, और इनके बारे में ध्यान रखना है। और पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र जी थे, तो ये नाम भी याद रखना है, ये पहले थे, फर्स्ट, ठीक है। और बाकी सभी अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, ये कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए। देखिए ये कोटेशन बार बार पूछा गया है। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए भारतीय इतिहास के ये बड़े चेहरे हैं, इन्होंने सब कुछ वो किया जो देश की आजादी के लिए आवश्यक था और इनके द्वारा किए गए कार्य ही हमें आजादी तक पहुंचा पाए हैं। तो इसका आंसर क्या है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल कहलाते थे बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अलावा इन्हें गरम दल का नेता माना जाता था। गरम दल, नरम दल और गरम दल दो थे, उसमें से गरम दल के नेता थे ये। इनको अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय अशांति के जनक हैं, ये अशांति के जनक।
अब जो कोई उनके फेवर में नहीं होगा तो वह अशांति का जनक हो जाएगा। तो अंग्रेजों की नजर में ये अशांति के जनक थे। लाला लाजपत राय, आपने देखा होगा गो बैक साइमन, इसकी बात को उठाते उठाते इनके सर पर लाठी की चोट लग गई थी, उसके बाद जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास में एक बड़ा नाम। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो इस तरह से, और सुभाष चंद्र बोस हमारे इतिहास के अप्रतिम चेहरे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, देश के अंदर रहकर देश के बाहर रहकर। इनका नारा था जय हिंद। हम लोग आज बोलते हैं, कक्षाओं में भी बोलते हैं, और सेवाओं में आने के बाद आप लोग जब पुलिस विभाग में सेलेक्ट हो जाएंगे तो जय हिंद करके ही बात होती है। तो जय हिंद भी इनका नारा दिया गया है। इन्होंने तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया। आज महात्मा गांधी के आगे जो राष्ट्र का नाम लगता है वो भी इनके द्वारा दिया गया है ना। तो इस तरह से है। और इनका एक नारा था दिल्ली चलो, इसको भी याद रखिएगा, दिल्ली चलो। तो इसका आंसर हो गया हमारा बाल गंगाधर तिलक, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, भारत में कौन सी अन्न की सबसे अधिक पैदावार है? कौन से अन्न ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पैदा मात्रा में होते हैं? चावल, गेहूं, मक्का, चना। तो इसका बिल्कुल निर्वाचित रूप से आंसर है चावल। सबसे ज्यादा पैदावार चावल की जाती है, और भारत में बहुत सारे चावल खाने वाले क्षेत्र हैं जहां पर चावल का उपयोग ज्यादा होता है। इसको रट लीजिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आने वाले हैं, इन्हें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है, बस रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 81। अभी कबड्डी के मैदान की नाप के बारे में कह रहा है। भारत के कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप मीटरों में क्या होनी चाहिए? अब मीटर में पूछ रहा है आपसे, तो 10 गुणा 11, 11 गुणा 12, 12 गुणा 13, 13 गुणा 10। तो अब इसको तो आपको देखिए ये बाइलक क्वेश्चन होते हैं, और इसका आंसर है 13 गुणा 10 मीटर। ये इस माप के अनुसार होनी चाहिए। अब कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है, और एशिया लेवल पर भी तमाम खेलों में शामिल की जा रही है। तो एक बड़ा खेल है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि 13 गुणा 10। आइए, युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहां होता है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम शिपयार्ड, ऑप्शन सी कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन डी मझगांव शिपयार्ड। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट आंसर है, जो युद्धपोत हैं, युद्धपोत, उनके निर्माण के संदर्भ में मझगांव शिपयार्ड फेमस है। ऐसे तो बहुत सारे स्थान अब डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो युद्धपोतों के निर्माण की जहां तक बात हो रही है वो मझगांव शिपयार्ड में होता है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। अब ये ऐतिहासिक क्वेश्चन आ गया, विश्व विख्यात खजुराहो मूर्ति कला कहां पर देखी जा सकती है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। पहले विद्यार्थियों, इसमें आंसर आपका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिला है, और इसमें जो है आप देखेंगे तो ये खजुराहो मंदिर आपको मिलते हैं। खजुराहो मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं नागर शैली में। जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आपको सबकी व्याख्या जरूरी है जानना। नागर शैली के मंदिर हैं, ऊपर ऊंचा चबूतरा बना करके फिर मंदिर को ऊपर स्थापित किया जाता है ना। तो ये इस तरह से चबूतरे के ऊपर उठा करके, ठीक है, नागर शैली के मंदिरों में ये विशेषता पाई जाती है। और इस मंदिर का निर्माण करने वाले जो राजा थे वो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक। इनकी राजधानी थी महोबा, आपने सुना होगा। और राजा थे धंग और गंड, इन लोगों ने इसको कराया था, इसका निर्माण। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, और खासतौर से इसी क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चतुर्भुज मामोरिया मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना। कंदारिया महादेव का मंदिर है। तो ये सभी बहुत चर्चित हैं, है ना। तो इनको देखिएगा, और ये हमारे प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसको बहुत महत्व प्राप्त है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आनुवांशिक कूट, भ्रूण, हार्मोन, प्रौढ़ता। इसका बेस्ट आंसर है आनुवांशिक कूट, यानी जो जेनेटिक कोड है उसके लिए किया गया था, डीएनए संश्लेषण। और बाद में ये हरगोविंद खुराना जी अमेरिका शिफ्ट हो गए, है ना, ये यहाँ भारत से अमेरिका चले गए। तो ये इन्होंने आनुवांशिक कूट के संदर्भ में महान योगदान दिया था। इसके आधार पर सारी चीजों के बारे में हम पता करते हैं कि कौन से गुण पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये पता चलता है। और जीन जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, उससे उसके अंदर जब हम जाते हैं तो डीएनए संश्लेषण और ढेर सारी चीजों के माध्यम से सब बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है? कीट यानी जो कीट के माध्यम से पैदा नहीं होता है, तैयार नहीं होता, ऐसी कौन सी चीज है? लाख, ये शहद, रेशम, केसर। तो अगर आप देखेंगे तो लाख भी कीट उत्पाद है, कीट के द्वारा ही तैयार होता है। शहद आप देखते हैं मधुमक्खी के द्वारा होता है, रेशम भी कीट के द्वारा तैयार होता है। जो केसर है ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, खासतौर से ठंडे स्थान पर, और भारत का जम्मू एंड कश्मीर एरिया इसलिए ज्यादा फेमस है। तो कीट से उत्पाद जो नहीं है वो है केसर। तो आंसर हो जाएगा डी, तैयार कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाइए। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तंबाकू दिवस, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 1 मई, 1 दिसंबर, है ना, 10 दिसंबर। अभी श्रम दिवस मनाया जाता है ना। 1 दिसंबर को आप जानते हैं एड्स डे मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू दिवस। और 10 दिसंबर आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स डे है। डे। तो ये 31 मई तंबाकू की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, कैंसर हो रहे हैं लोगों को, है ना, मुंहजबड़ा बंद हो जा रहा है, ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। और इसकी समस्या का सामना न केवल वो बल्कि पूरा परिवार भी करता है। तो ऐसी परेशानियों से लोग ग्रसित होते हैं। तो जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाएगा, तो लोगों का थोड़ा सा उसके पास एक इंटरेस्ट कम होगा। और एक कॉन्सेप्ट है नो तंबाकू, है ना। यांत्रिकी, क्वेश्चन नंबर 87, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण को क्या कहा जाता है? अब ये सभी इन्वर्टर जो है, यूपीएस, मोटर, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सबके माध्यम से अलग अलग तरह की चीजें उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में, यानी घर्षण के माध्यम से बिजली कहाँ पैदा हो रही है? तो वो है डायनोमो में, है ना। पहले हम डायनोमो को चलाते हैं, फिर डायनोमो से बिजली बनती है। तो ये कन्वर्जन होता है यांत्रिक से विद्युत की तरफ। तो इसको तैयार कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 88 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट टैक्स है। देखेंगे आयकर जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, उपहार कर आपसे डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है, संपत्ति कर आपसे सीधे सीधे प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं, जो बिक्री कर है ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर के तमाम एग्जाम्पल्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, इसे मैंने कल भी चर्चा की थी, टेस्ट नंबर 1 पर भी बताया था आपको, टेस्ट नंबर 2 पर भी आप ध्यान दे लें। तो क्या कहा जा रहा है कि बहादुरी के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, ये सभी बहादुरी के ही सम्मान हैं। लेकिन में 2 जरूर आपको याद रखना चाहिए। परमवीर चक्र युद्ध काल का सबसे बड़ा सम्मान है, और अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा सम्मान है। शांति काल, यानी शांति काल में भी जो
अपनी बहादुरी से किसी महानतम कार्य को करता है, रक्षा करता है लोगों के जीवन की, संपत्ति की, देश की, तो ऐसे व्यक्ति को अशोक चक्र दिया जाता है। और जो युद्ध काल में, चाहे वो सेना में हो यानी थल सेना, वायुसेना या जल सेना, किसी भी क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देने पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अदम्य साहस, तो इस संदर्भ में ये दिया जाता है। सबसे पहला परमवीर चक्र 1948 में दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को। जम्मू कश्मीर में सैन्य कार्रवाई के लिए मरणोपरांत तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से है। तो ये परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद को दिया गया परमवीर चक्र, है ना। लास्ट में आपको 4 लोगों को मिला है, मैंने पूर्व की कक्षा में बताया है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे। तो ये सभी लोग 1999 में पाए जब कारगिल का युद्ध हुआ था। 4 लोगों को मिला था। वर्तमान में भारत सरकार ने अंडमान द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं, 21 द्वीप, 21 द्वीप जो है, आइलैंड है, इनका नाम जो है परमवीर चक्र प्राप्त लोगों के नाम पर रख दिया है। तो ये भी एक परीक्षा के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पूर्व के पेपर में आपको मिला था। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, अनिल कपूर। देखिए अमिताभ बच्चन को तो मिल चुका है और ये आंसर इसका क्या है, वहीदा रहमान। एक अच्छी अभिनेत्री रही हैं और जिनके अतुलनीय योगदान को ध्यान रखते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के को वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का। इन्होंने भारत में फिल्मों की शुरुआत की थी। तो सबसे बड़ा फिल्म का पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दिया गया है किसे, वहीदा रहमान को। तो याद रखने का कारण है, इसे ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाइए। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य बड़ा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो ये सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बढ़ जाने की वजह से वो अब छोटा हो गया है और राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। तो इसका बेस्ट आंसर हो गया आपका राजस्थान राज्य। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1965, 1971, 1962, 1972। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ शिमला समझौता? देखिए जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और जिसका परिणाम निकला बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश पहले जिस जगह पे था उसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब चूंकि इस बांग्लादेशी क्षेत्र में बांग्ला वाले बोलने वाले लोग ज्यादा थे, बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और उधर देखेंगे तो दूसरा अपोजिट सेक्शन था बिल्कुल पश्चिमी पाकिस्तान में। तो इस क्षेत्र में बहुत अत्याचार पूर्वी क्षेत्र में किया गया पाकिस्तानी हुक्मरानों के द्वारा। ऐसे में यहाँ पर स्थितियां गंभीर हो गई और भारत के हस्तक्षेप के कारण यहाँ एक देश का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं हम बांग्लादेश। तो 1971 में यह घटना घटित हुई। इसी में जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिन पर फिल्म बनी है, सैम बहादुर, उनका बहुत अतुलनीय योगदान था और इंदिरा गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बिना किसी बहुत ज्यादा परेशानी के पाकिस्तान को एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा और 95,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था
भारत की सेनाओं के सामने। तो एक बड़ा ही युद्ध कौशल का विषय था। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इस संदर्भ में समझौता हुआ 2-3 जुलाई को 1972 में। ये डेट 2-3 जुलाई क्यों कह रहे हैं? आंसर जब लगाना होगा तो 2 जुलाई ही आप लगाएंगे। 3 जुलाई मैंने क्यों कह दिया? क्योंकि रात में 10:30 बजे ये समझौते की वार्तालाप शुरू हुई और 12:40 तक ये बातचीत चली। ठीक है, तो ये शुरुआत 2 तारीख से हुई थी और 3 तारीख को जाकर के रात में वार्तालाप करके समाप्त हुई। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी, जो पीएम थी, उनका नाम है इंदिरा गांधी। और जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, जो पाकिस्तान के प्रधान थे, तो उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके दौरान दोनों की वार्तालाप हुई और ये समझौता हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 जुलाई 1972। इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो लोग पढ़ते नहीं है, लापरवाही करते हैं, इसी सब में गलतियां करके आ जाते हैं। तो चमेली, गुलाब, कमल, कासनी। तो इसका आंसर क्या है? कमल है। अब देखिए, आप कमल तो इस समय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी खिला हुआ है ना? तो राष्ट्रीय स्तर पर कमल खिला हुआ है, तो वो क्या करेंगे आप? बीजेपी पार्टी की सरकार है और कमल पर लक्ष्मी विराजती हैं। लेकिन जो ये कमल है, वो कौन सा कमल है? उसे नाम दिया गया, उसका वैज्ञानिक नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा। यानी जो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, उसका नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये नेलंबो न्यूसीफेरा कमल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम है। देखिए, नहीं पूछ रहा है, ये बात भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूछा क्या जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है। नहीं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो वर्तमान में इन सभी जगहों पर रेलवे लाइन है, लेकिन सिक्किम में अभी तक रेलवे लाइन नहीं पहुंची है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना? तो न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, यहाँ से हम लोग जाते हैं, गाड़ियों से जा सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं पहुंचा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, डल झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, डल झील हमारी कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। अब तो बहुत कुछ बदल गया है जम्मू कश्मीर में। जहां पहले स्थितियां गंभीर थी, टूरिज्म पूरा तरह से प्रभावित था, लेकिन इस सरकार के चाहे जो भी कदम हो, इस दिशा में वहां पर सार्थक कदम आए हैं और जम्मू कश्मीर में अब आदमी बड़ी ही आसानी से घूम टहल सकता है और कहीं कोई क्षेत्र अब आतंकवादी क्षेत्र या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग एक अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। तो डल झील अब हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भारत सरकार ने G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी भी बैठक जो है जम्मू कश्मीर में करा दी। तो एक ऐतिहासिक कदम था, इसलिए ध्यान रखिएगा डल झील कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। झील से और नदी से एक क्वेश्चन तो अक्सर आता है, कौन क्या है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड हंटर ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड हिमालय ऑर्गेनाइजेशन। WHO देखिए एक वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्था है, एक अंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कोविड के दौरान हमने इसकी भूमिका को बहुत गंभीरता से देखा था और जिस तरह से चीजें निकल रही थी, पूरे वर्ल्ड के डेटा को कलेक्ट करना, चीजों को देखना और इस सबके बाद में लोगों को अवेयर करना, और उन्हीं की गाइडलाइन पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा था उस समय। तो ऐसे में WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है और सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 97, हृदय प्रत्यारोपण शल्य क्रिया करने वाला पहला डॉक्टर
यानी हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पहला आदमी कौन है? एडमंड हिलेरी, जॉन मेजर, जॉर्ज वाशिंगटन, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब देखिए इनको तो आप देख रहे हैं, एडमंड हिलेरी पर्वतारोही है, ये सभी लोग जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये आदमी है क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। भारत में जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया उनका नाम है वेणुगोपालन। तो याद रखिएगा, ये भारत के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, और विश्व स्तर पर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही कठिन कार्य है जो किया जा चुका है, और ये जीवन को बचाने की दिशा में एक महान कार्य साबित हुआ है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका में भारतीय कैंप, रामेश्वरम, कावेरी, प्रयाग। दक्षिण गंगोत्री, देखिए रामेश्वरम तीर्थ है हमारा, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, द्वारकाधीश, ये तीर्थ हैं। वैसे ही रामेश्वरम भगवान राम के द्वारा भगवान शिव का स्थापना की गई वहां पर, तो रामेश्वरम तीर्थ बना है। कावेरी नदी है, प्रयाग के बारे में आप जानते हैं, प्रयाग प्रयागराज है ना, तो ये सभी चीजें आप जानते हैं। ये आंसर आपका ये है, अंटार्कटिका में भारतीय कैंप। इंदिरा गांधी जी के समय इस दिशा में कार्य किया गया, और इंदिरा गांधी जी का मानना था कि वैज्ञानिक शोध होते रहने चाहिए, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ये कैंप स्थापित किया गया, इसको नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े हम और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसे तैयार कर लीजिएगा। जापान की मुद्रा, एक क्वेश्चन कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में अक्सर मुद्रा और राजधानी को लेकर आता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि क्या मुद्रा है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें दिया गया येन, डॉलर, पाउंड, तो रुपया क्या है? ये भारत की है, इंडिया के लिए। पाउंड कहाँ की है? ये इंग्लैंड में भी चलती रही, बाद में यूरो चलने लगे सब जगह। डॉलर कहाँ है? अमेरिका का है। येन है जापान का, येन। तो ऐसी मुद्राएं जो थोड़ा डिफरेंट है, जरूर तैयार करिएगा, एक क्वेश्चन वहां से आपको मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, उच्च पूछ रहा है कि उच्चतम पूछ रहा है, यह भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न हल्के होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं, इसलिए गलत हो जाते हैं। 55 वर्ष, 56 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। तो ये आपकी आयु है 62 वर्ष। हालांकि प्रपोजल 65 का भी गया था, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये हाई कोर्ट के लिए है। और जो 65 वर्ष है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाइए। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान। तो ये देखिए समझौता जो है 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। खास तौर से तिब्बती स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो व्यापार है ये बेहतर हम कर सके, इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हुआ था। बाद में 1962 में चीन ने इसी समझौते का उल्लंघन किया था और हमारे भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया था। हिंदी चीनी का एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की ये दूरदर्शिता में कमी देखी गई थी, और जिसका परिणाम हमें 1962 का भारत चीन युद्ध देखना पड़ा था। तो पंचशील समझौता हमारा भारत और चीन के बीच हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। देखिए इन नदियों की लंबाई अगर गौर से देखें तो ये 1476 किलोमीटर लंबी है, ये 1300 किलोमीटर लंबी है। ये भारत में जो इसकी सीमा, वैसे तो ये 2900 किलोमीटर है, अगर पूरी देखें चीन से शुरुआत होती है तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत के अंदर ये सिर्फ 916 किलोमीटर ही है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, हमारी सबसे पवित्र नदी, हमारी आस्था का प्रतीक, और यह 2525 किलोमीटर लंबी है।
2510 भी मिलता है, 2525 भी मिलता है, 2500 किलोमीटर आप माने। तो ये सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा हो गई हमारी। ठीक है, क्लियर रखिएगा इसे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2023 अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सचिन तेंदुलकर, अंजलि तिवारी। देखिए ये खिलाड़ी हैं और जो इस बार का जो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार 2023, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये दिया गया है मोहम्मद शमी को। अच्छे बॉलर हैं, आपने देखा है। हालांकि फाइनल में वर्ल्ड कप में ये सब धराशायी हो गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। सब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह दिखाई पड़े और मैच को इन्होंने सबने हरा दिया या हार गए, जो भी समझे। हालांकि हार तो देश की भी मानी जाती है, लेकिन मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार उस श्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका विशेष योगदान हो। तो क्रिकेट में इनका विशेष योगदान ध्यान में रखते हुए इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार उस प्रशिक्षक को दिया जाता है जो किसी विधा में प्रशिक्षण कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो शिक्षक के लिए बना है द्रोणाचार्य और अर्जुन बना है खिलाड़ी के लिए। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 था। 104 में आ जाइए। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन, अब देखिए आप, शांति निकेतन जो है, अब इंदिरा गांधी और अरविंद घोष है ना, ये सभी महान व्यक्ति हैं अपने समय के। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, अरविंद घोष अरविंदो आश्रम, पांडिचेरी में है। राजीव गांधी वीर भूमि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर इनसे संबंधित स्थल है। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की है ना। विश्व भारती विश्वविद्यालय, एक महानतम व्यक्ति जिन्होंने गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, गुरुदेव, और जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था महात्मा। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा है ना। तो ये परीक्षाओं के लिए इनका व्यक्तित्व बड़ा है, क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। चावल, कॉफी, चीनी, गेहूं। देखिए ब्राजील जो है, आपने देखा है, दक्षिणी अमेरिका का देश है। फुटबॉल के लिए भी काफी चर्चा में रहता है। यहाँ कॉफी बड़ी मात्रा में होती है। हालांकि कॉफी बहुत सारी जगहों पर होती है, लेकिन यहाँ ब्राजील में निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। कॉफी इंडोनेशिया में भी है, भारत में भी है ना, इन स्थानों से भी होती है। तो ये इसको आप याद रखेंगे कि ब्राजील कॉफी का, सोयाबीन का भी बड़ा उत्पादक देश है। सोयाबीन है ना, सोयाबीन का भी बड़ा उत्पादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, दामिनी ऐप संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी खेलों से, ऑप्शन सी डाक बीमा से, ऑप्शन डी बिजली चेतावनी से। अब अगर इसे नाम को ही देख लो आप, तो दामिनी एक फिल्म आई थी और दामिनी माने होता है बिजली। तो दामिनी ऐप किससे है? बिजली चेतावनी से। अब बिजली चेतावनी कौन है? बिजली विभाग की चेतावनी नहीं है, ये मौसम विभाग वाली चेतावनी है। जो बिजली गिरती है उससे कैसे हम अपना बचाव करें, ये है इसका मामला। मौसम वाली, बिजली विभाग की चेतावनी नहीं, मौसम वाली जो बिजली गिरती है, ये जीवन समाप्त हो जाता है, तो इससे बचाव कैसे करें,
किन बातों का ध्यान रखें। लोग बाग पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं जाकर के, जब पानी तेज बरसने लगता है, बिजली कड़कती है, पेड़ की जो बिजली पेड़ पे ही गिर जाती है ना। तो इस तरह से एक एनर्जी जो है उससे कैसे हम बचें, तो बिजली चेतावनी हेतु इसको बनाया गया है, दावनी ऐप को, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ किस साल बना, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1946, 1947, 1945, 1950? तो इसका बेस्ट आंसर है 1945। हमने कई कक्षाओं में इसको बताया, 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में। 29 मंजिली इमारत है। तो ये 1945 में बना था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जब 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, इन दोनों पर अमेरिका द्वारा जो है परमाणु विस्फोट किया गया। यूएसए ने इस पर परमाणु हमला किया और इससे काफी तबाही हुई। तब ये महसूस किया गया कि अब ऐसे किसी संगठन का होना आवश्यक है जो विश्व शांति को बनाए रखे। तो ऐसी स्थिति में जो है हमने आपको बताया कि ये आंसर आपका होगा 1945। इसको तैयार कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ जाइए। 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है या योजना की गई है? खाद्य दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय कर्तव्य दिवस? देखिए, 23 अगस्त आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया है, क्योंकि इसी दिन 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 मून के, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था और विश्व में पहुंचने वाला, इस स्थान पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। तो ये भी हमारे लिए क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अब एड्स दिवस सबसे घातक बीमारी, 10 दिसंबर आप जानते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक एक 10-10 कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स डे है, आपको मालूम है, ह्यूमन राइट्स डे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स फैलने के 4 रीजन हैं। एक तो असुरक्षित संबंध है, असुरक्षित सेक्सुअल रिलेशन है। दूसरा गर्भवती मां से बच्चे में है। तीसरा है रक्त के आदान प्रदान से, और चौथा है सुई आदि के प्रयोग से। तो इस तरह से ये होता है। इसके लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है, आपको मालूम होगा। एलिजा टेस्ट जो एक HIV के संदर्भ में कंफर्मेटरी टेस्ट है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस शरीर में आया है या नहीं। और फिर इसके अलावा जब कंफर्मेटरी होता है उसको कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ये एड्स की कंफर्मेशन के लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस संदर्भ में एक संस्था बनी है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, 1992 में बनाई गई है और ये न्यू दिल्ली में है।
ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए तो इसकी जगह पे याद आ गया तो हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ह्यूम, भगत सिंह। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारतीय जो स्वाधीनता की लड़ाई उसमें ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा योगदान है और इसके संस्थापक थे अंग्रेज ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को यह संस्था स्थापित की गई थी। दादा भाई नौरोजी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसके पहले अध्यक्ष बने WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले बने और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं बदरुद्दीन तैयब जी और पहली महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला बनी है सरोजनी नायडू। तो ये क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका ऐतिहासिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 111, महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास, वाल्मीकि, सूरदास, कालिदास, इन सब ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। सूरसागर इन्होंने लिखा, कालिदास जी ने मेघदूत लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है ना, ये मालविकाग्निमित्रम लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, महर्षि वेद व्यास ने लिखा महाभारत को। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों की रचना में भी महर्षि वेद व्यास जी का योगदान माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास। महाभारत के संदर्भ में अगर कहा जाए, वास्तविकता में लिखने की बात अगर की जाए तो कहते हैं कि गणेश जी ने लिखी है, लेकिन जो ऑप्शन आपका दे रहा है उसके हिसाब से वेद व्यास जी ही इसका बेस्ट आंसर होगा, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 112, अजंता किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका बेस्ट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये प्राचीन गुफाएं हैं और ये पत्थर को काट करके बनाई गई हैं। इनमें सभी कालों के चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अजंता और एलोरा परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 113, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर, राइनो। तो देखिए, यहां पर आपका जो आंसर है वो है राइनो। लिखना चाहिए था यहां पर गैंडा, लेकिन अंग्रेजी में लिख दिया राइनो, ठीक है ना। तो काजीरंगा असम में है और ये राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही साथ क्या है कि ये गैंडा के लिए संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है। ये एक सींग वाला गैंडा, तो इसको याद रखिएगा। बाघ तो हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है, पैंथर टाइग्रिस जिसे कहते हैं, पैंथर टाइग्रिस ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। चीता और शेर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की इतने क्वेश्चंस पर। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आए होंगे। जहां व्याख्या की आवश्यकता थी वहां पर यथासंभव चर्चा की गई। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं और इनको आपको बेहतर तरीके से करना है।
यूपीएसआई के लिए वैकेंसी 60,244 है। एक पद आपके लिए सुरक्षित हो ऐसा प्रयास करें, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप चीजों को ध्यान देंगे। सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कठिन बन जाना चाहिए, यही रणनीति है। कठिन नहीं भी बनेगा तब भी कोई बात नहीं, सरल गलत नहीं होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला आप तक आती रहेगी, निश्चित रूप से उससे आप लाभान्वित होंगे। जय हिंद।